हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, जीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी जो क्लास जो रहेगी वो रहेगी ओशियन करंट्स यानी कि महासागरीय धाराओं से। आज हम सभी ये देखेंगे कि महासागरीय धाराएं वास्तव में होती क्या है ना। ये कई मिथ्या फैली हुई है कि जो महासागर का जो जल है वो बिल्कुल स्थिर है, चलता नहीं है ना, क्या गतिशील अवस्था में है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो महासागर का ऊपरी जो सतह का जो जल होता है वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो बिल्कुल स्थिर है, लेकिन वास्तव में जब आप गहराई में जाकर गहराई में देखेंगे तो गहराई का जो जलीय भाग जो है वो क्या करेगा, गतिशील अवस्था में होता है। और फिर उन्हीं को हम गतिशील अवस्थाओं को हम क्या नाम देते हैं, महासागरीय धाराएं नाम दे दिया जाता है। तो आज की जो ये वीडियो है इसी में सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर चर्चा रहेगी। महासागरीय धाराएं कौन कौन से प्रशांत महासागर में धाराएं हैं, कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की धाराएं हैं, स्थायी हैं, अस्थायी हैं, गर्म है या ठंडी है, इन सभी के रूप को हम एक एक रूप से विस्तृत करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज चलते हैं ओशियन करंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे जो टॉपिक का जो नाम रहेगा ओशियन करंट्स, यानी कि इन्हीं को बोला जाता है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं देखो ये रियल में होती क्या है। मैं अगर आपको एक बात पूछूं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को अगर देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन होती है कि एक निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक, ध्यान रखना, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक, बहुत दूरी तक का मतलब वो यहाँ पे है बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक, कोई छोटा भाग नहीं है कि यहां से 10 मीटर की दूरी तक गति कर गया और हम उसको जलधारा नाम दे दिया, ऐसा नहीं है। ये बहुत दूरी तक का मतलब होता है ये कि एक सर्कुलेशन भी बना सकती हैं। क्या कर सकती है, सर्कुलेशन भी बना सकती हैं, है ना। बहुत दूरी तक महासागरीय, महासागरीय जल के है ना, कौन से जल के, महासागरों में जो जल है, कौन सा जल है, महासागरों में जो जल है। तो वो जो जल जो होता है वो एक राशि के प्रवाह के रूप में, है ना, प्रवाह के रूप में, है ना। तो जल, महासागरीय जल के एक राशि प्रवाह के रूप को बोल दिया जाता है ना, के रूप को या प्रवाह को, है ना। तो इसमें प्रवाह को क्या बोला जाता है, प्रवाह को महासागरीय जल धाराएं कहा जाता है। जल धाराएं कहा जाता है। पहली बात तो देखो, इधर एक निश्चित दिशा में होना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम चल रहा है या उत्तर से दक्षिण में चल रहा है, ठीक है। ये कोई छोटा प्रवाह नहीं होता है कि बहुत लंबी दूरी तक का प्रवाह होता है जल का। तो बहुत दूरी तक या अधिक दूरी तक महासागरीय जल के, महासागरों में जो जितने भी हमारे पास 4-5 महासागर हैं, इन सभी का महासागरों के जल के एक राशि प्रवाह को, एक राशि यानी कि जो भी महासागर है इनकी जो राशि है ना, राशि प्रवाह को, जल के एक राशि प्रवाह को क्या नाम दिया गया है, महासागरीय जलधाराएं कहा जाता है। ये वास्तव में अगर हम देखें तो जलधाराएं जो होती हैं ये महासागरों के अंदर एक नदियों का रूप होती हैं। ये क्या होती हैं, महासागरों के अंदर नदियों का रूप होती हैं। तो हम इनको कह सकते हैं कि महासागरों के
अंदर बहने वाली उष्ण तथा शीतल नदियां हैं। शीतल शीतल नदियां हैं, ये हम इसको बोल सकते हैं जो महासागरीय जो धाराएं हैं ये क्या है, उष्ण या शीतल नदियों का रूप होती है, क्योंकि इनका जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक होता है ना। इनकी चौड़ाई बहुत होती है, जैसे कि धरातल के ऊपर जो नदियों का जो आकार होता है सेम ऐसा ही इतनी ही नदियों के समान आकार के रूप में ये जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। तो इसलिए हम इनको महासागरों में क्या बोल सकते हैं, उष्ण या शीतल। तो उष्ण शीतल क्यों, कुछ जो महासागरीय जो धाराएं जो होती है ना, महासागरीय जो धाराएं हैं है ना, वो क्या होती हैं, जो महासागरीय जो धारा है क्या होता है कि वो भूमध्य रेखा के निकट प्रवाहित होती है, तो उनका जल कैसा होता है, गर्म होता है, तो इसलिए उनको क्या बोल दिया जाता है, उष्ण। और जो ध्रुवों के आसपास की तरफ चलती हैं है ना, या थोड़ी भूमध्य रेखा से हटकर चलती हैं या भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होकर आ रही हैं, तो वो कैसी होती है, शीतल। तो इसलिए इनको नाम क्या दे दिया गया, शीतल प्रवाह दे दिया गया है, क्या, शीतल नदियां नाम दिया गया है। ऐसा हम बोल सकते हैं महासागरों में। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि ये उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका उद्भव कैसे होता है। तो चलिए इनका उद्भव को हम देखते हैं। उत्पत्ति के कारक है ना, उत्पत्ति के कारक। उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं। उत्पत्ति के अगर कारकों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल क्यों लगता है, देखो इधर, जब पृथ्वी जो घूर्णन करती है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन जो है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण घूर्णन के कारण घूर्णन के कारण जल राशि पृथ्वी के विपरीत दिशा में, पृथ्वी के घूर्णन के, ध्यान रखना, पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गति करना शुरू करता है, गति करना शुरू करता है। तो अगर मैं कहूं कि जो पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन है, वो किधर होता है, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ये किधर चलेंगी धाराएं, तो ये धाराएं किधर चलेंगी, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करेंगी, जल धाराएं चलेंगी, जल धाराएं चलेंगी। ठीक है, तो ये जो है, ये जहां पर ये घूर्णन के कारण जो बल पैदा हो रहा है वो बल क्या कहलाता है, कोरियोलिस बल। और इसी के कारण जो जल धाराएं हैं किधर चलेंगी, पूर्व से पश्चिम की तरफ जल धाराएं प्रवाहित होंगी। और उत्तरी गोलार्ध में इसी के कारण क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो जल धाराएं हैं वो किधर मुड़ जाती हैं, अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में वो किधर मुड़ जाती हैं, तो अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ जाती हैं, अपनी बाईं तरफ। मान लीजिए ये आपकी 0 डिग्री है, तो ये इधर से इधर चलेंगी, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे। तो यहां से ये इधर गति करना शुरू कर देंगी, इधर अपने ये बाईं तरफ, ये ऊपर दाईं तरफ। तो पहला कारण क्या है, कोरियोलिस जो बल है उसके कारण भी क्या होता है, तो पृथ्वी की जो महासागर है, महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में अगर हम देखें दूसरा, तो दूसरा का जो इसका अन्य कारण जो दूसरा है वो कौन सा है, तापमान में विविधता। दूसरा कौन सा है, तापमान में विविधता।
द डाइवर्सिटी ऑफ द टेम्परेचर, है ना, ऑफ टेम्परेचर, जो तापमान में जो विविधता होती है। विविधता का मतलब क्या होता है, एक महासागर का जो जलीय जो क्षेत्र होता है, ये मान लीजिए आपका जो महासागरीय जलीय क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, ये सागर है, ठीक है, ये क्या है आपका सागर है, महासागर है। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, दोनों स्थानों का जो टेम्परेचर है वो समान रूप से नहीं है, वो उसमें क्या पाई जाती है, अंतर पाया जाता है। मान लीजिए मैं अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पर इनका जो इसका जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, जल का तापमान, और जबकि यहाँ पर जो जल का तापमान है वो किसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 39 डिग्री सेल्सियस है ना। तो यहाँ पर जो तापमान जो है, तापमान में विविधता पाई जाती है। तो तापमान में विविधता पाए जाने का कारण क्या होगा, ध्यान रखना। तो तापमान में जैसे विविधता पाई जाएगी तो इसके जल का जो घनत्व है क्या होगा, जल का घनत्व में भी क्या पाई जाएगी, घनत्व में विविधता मिलेगी आपको, और विविधता मिलेगी तो ध्यान रखना जो जल है, जल क्या करेगा, कम घनत्व वाला जो जल है वो अधिक घनत्व वाले जल की तरफ क्या होगा, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगी, एक जल धाराएं का रूप ले लेगी। तो कहीं ना कहीं जो है धाराओं के उत्पन्न में किसका रोल होता है, तो तापमान में विविधता का भी क्या होता है, रोल होता है, इसका योगदान होता है। तो दूसरा कारण क्या रहा हमारा, तापमान में विविधता। अगला देखिएगा जो इसका उत्पत्ति का जो कारण माना गया है, तीसरा जो कारण है वो है लवणता में विविधता। कौन सा है, लवणता में विविधता। वैसे आपने देखा होगा कि महासागरों का जो जल है वो क्या होता है, खारा होता है, और खारा होने के कारण उसमें क्या पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती है ना, क्या लवणता पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, लवणता। तो सैलिनिटी अधिक होती है तो जरूरी नहीं होता कि संपूर्ण महासागर में, संपूर्ण जल में समान रूप से लवणता पाई जाए। क्यों, क्योंकि कुछ मुहाने ऐसे होते हैं जहां पर जो ताजा जो नदियां आकर अपना जल गिराती हैं, तो उस जलीय क्षेत्र में क्या होगा, जल में लवणता की मात्रा है वो कम रहेगी, और जहां पर अगर बारिश भी नहीं होती, किसी भी प्रकार का जो स्वस्थ जल है वो इसमें शामिल नहीं हो पाता है ना, तो वहां की जो लवणता है वो क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान के अगर हम बीच में अगर लवणता की मात्रा को देखेंगे तो लवणता की मात्रा उसमें क्या मिलेगी, मात्रा में विविधता मिलेगी, डिफरेंस मिलेगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे कहूं अगर लवणता अधिक है, लवणता अगर लवणता अधिक है तो ध्यान रखना जल का जो घनत्व है, घनत्व भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा, ठीक है। अगर लवणता कम है तो घनत्व भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ध्यान रखना ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है ये, जहां पर लवणता, अब देखो जहां पर अधिक लवणीय जो जल राशि होगी, जहां पर अधिक लवणीय जल राशि होगी तो वहां घनत्व भी क्या होगा, अधिक रहेगा, घनत्व भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और लवणता कम रहेगी तो घनत्व भी क्या रहेगा, कम रहेगा। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जो जहां पर जो घनत्व है, घनत्व के कारण ही जो जल राशि है वो क्या होती है, क्या होती है, जल राशि गतिशील अवस्था में आ जाती है, और वही क्या बन जाती है कि धारा बन जाती है, ठीक है। तो अब जो जल है इसमें देखो यहाँ पे घनत्व है, तो क्या किया जाए, क्या होगा इसमें, इसमें कम जो लवणीय जल है, कम लवणीय जल, लवणीय जल अधिक अधिक लवणीय जल की ओर, जल की ओर गति करता है। मैं या ये कहूं
कि कम घनत्व वाला अधिक घनत्व वाले जल की तरफ क्या करेगा, गति करेगा, और वही एक महासागरीय धाराओं का रूप ले लेगा। तो इसका जो एक कारण जो है, कारण कौन सा बनता है इसमें, लवणता में विविधता भी क्या बनता है, इसका एक कारण बनता है, महासागरों की उत्पत्ति का कारण बनता है। क्या बनता है, उत्पत्ति का कारण बनता है। तो अगर हम देखें आगे देखें तो ध्यान रखना, तीसरा जो चौथा जो हमारा पास जो कारण है उत्पत्ति का, वो कौन सा है, उसको देखें तो घनत्व में विविधता, घनत्व में विविधता। अब जो घनत्व, जो जल का जो घनत्व है, जल का घनत्व में विविधता जो आएगी, तो वो किस कारण आ सकती है, या तो तापमान के कारण आ सकती है विविधता, है ना, विविधता, या किसके कारण आ सकती है, आपने देखा होगा कि लवणता के कारण भी आ सकती है विविधता, या दाब के कारण भी आ सकती है विविधता, आ सकती है ना। तो ये इन सभी के कारण क्या आएगी, जल में की घनत्व में विविधता आएगी, और घनत्व में विविधता आएगी तो हमेशा ध्यान रखना, तो कम घनत्व वाला जो जल है वो हमेशा अधिक घनत्व वाले जल की तरफ क्या करेगा, प्रवाह करेगा। इन्हीं में से ध्यान रखना, घनत्व में का वो भी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे, तो वायुदाब तथा हवाएं भी इसका क्या बनती है, उत्पत्ति का कारण बनती है। हवाएं भी क्या बनती हैं, उत्पत्ति का कारण बनती है। कैसे बनती हैं, क्योंकि जो हमारी जो वायु जो होती है, वायु क्या करती है कि जो हमारा जो फेस होता है, जो धरातल जो होता है, सरफेस जो होता है, जलीय जो सरफेस होता है, उसके ऊपर दबाव डालता है। यानी कि जो हवा के प्रति इकाई क्षेत्रफल के ऊपर जो वायु के द्वारा जो डाला गया जो दाब है, वही क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। अब ये अगर किसी क्षेत्र पर के ऊपर, जलीय क्षेत्र के ऊपर, मान लीजिए यहां पर ये आपका जलीय क्षेत्र है, और इसके ऊपर यहां पर एयर प्रेशर है, वो क्या है, हाई है। क्या है, हाई प्रेशर है, यहां पर उच्च वायु दाब है ना, वायु दाब अधिक है। और यहां पर लो प्रेशर है इस क्षेत्र में, तो यहां पर लो प्रेशर, तो यहां पर वायु दाब क्या होगा, कम रहेगा। और यहां पर वायु दाब है वो क्या करेगा, हमेशा ध्यान रखना, अधिक मिलेगा। तो इसलिए महासागर का जो तली जो है, जिस क्षेत्र में अगर वायु दाब अधिक है, उस क्षेत्र में महासागर की जो तली है वो क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। और फिर जो जल है वो जल किधर गति करेगा, उच्च भाग से निम्न भाग की तरफ क्या करता है, गति करता है। तो इसलिए ये हवाई वायुदाब जहां पर होगा, तो ध्यान रखना, वायुदाब के कारण महासागर की तली नीचे बैठ जाती है तथा जो जल है, जल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से, कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर क्या करेगा, गति करता है। और यही क्या बन जाती है, महासागरीय धाराएं बन जाती है। यही क्या बन जाती है, महासागरीय जल धाराएं बन जाती है। तो कहीं ना कहीं वायुदाब तथा हवाएं भी क्या करती हैं, इसमें वो करती हैं। तो हवाएं कैसे करेंगी, अगर हम हवाओं की बात करेंगे, तो सागर के ऊपर से, है ना, सागर के ऊपर से होकर गुजरने वाली हवाएं सतह के साथ, जो जलीय जो सतह होता है, ऊपर के जो सरफेस होता है महासागर का, सतह के साथ क्या करेंगी, के साथ घर्षण करेंगी, या
या रगड़, है ना, या रगड़, है ना, रगड़ मारेंगे तो रगड़ घर्षण करने से जल क्या करेगा, गतिशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गतिशील अवस्था में आ जाता है और वही क्या बनेगा, वही महासागरीय जलधाराएं बनेगी। तो कहीं ना कहीं जल महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का में कारण जो बनता है तो वहां पर वायुदाब भी बनता है और हवाएं भी बनती हैं। अब अगर हम इसको देखें, ये अगला जो कारण है इसके बाद में, तो अगला कारण अगर हम देखेंगे तो वाष्पीकरण, है ना, क्या होगा, अगला जो कारण है वाष्पीकरण तथा वर्षण, ये भी क्या करती हैं, वायु कारण बनती है। वाष्पीकरण कैसे, जहां पर वाष्पीकरण होगा, ध्यान रखना, जहां पर व्योपरेशन होगा, वाष्पीकरण जो होगा, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो है, वहां पर तापमान क्या है, अधिक होगा, तभी तो तापमान अधिक होगा, तभी तो जल का वाष्पीकरण होगा। तापमान अधिक होगा तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो जो जल का जो घनत्व है, जल का घनत्व क्या रहेगा, जल का घनत्व में क्या मिलेगा आपको, डिफरेंस मिलेगा, है ना, कम घनत्व मिलेगा, कम घनत्व, ठीक है, तो घनत्व कम मिलेगा। अब जो जल है, उस क्षेत्र का जो जल है वो किधर गति करेगा, मैंने बताया था, तो ये अधिक घनत्व की तरह, घनत्व वाले जल की ओर क्या करेगा, गति करेगा, जल की ओर गति करना शुरू करेगा। ठीक, तो अगर मैं वर्षण की बात करूं तो जिस क्षेत्र में सागर में, जिस क्षेत्र में जो सागर में अगर जहां पर अधिक वर्षा होगी, तो वहां का जो जल है उसमें क्या मिलेगी आपको, लवणता की मात्रा क्या मिलेगी, लवणता की मात्रा कम मिलेगी, है ना। अगर लवणता की मात्रा कम है तो वहां पर जो घनत्व है, जल का घनत्व है, वो भी क्या मिलेगा, कम। अब ये किधर गति करेगा, ये अधिक घनत्व वाले क्षेत्र की तरफ, अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, जलीय भाग की तरफ क्या करेगा, गति करेगा। कहीं ना कहीं ये भी क्या करती हैं, ये भी अपना मतलब कि योगदान देती हैं, महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण बनती है, कारकों में से एक उत्तरदायी कारक बनती हैं। ठीक, तो अगला जो लास्ट एक कारण और है जो आप देख लीजिएगा इसका, तो वो है, अगला जो है वो कौन सा है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अब देखो जो चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण जो बल, अब क्योंकि ये भी एक पिंड है और पिंड में क्या पाया जाता है, ग्रेविटी पाई जाती है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स पाया जाता है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, जल का क्या होता है, आकर्षित होता है। आपने सुना होगा कि ज्वार भाटा वगैरह उत्पन्न होती है, ये किसके कारण होते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये भी क्या करता है, जल आगे इसकी तरफ आकर्षित होता है, तो वो भी एक धारा बनकर क्या होता है, चलना शुरू कर देता है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, उसका कारण बनेगा, महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति का कारण बनेगा। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो आगे देखेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिएगा आगे देखते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो उनमें से अगर हम देखें तो सागर या महासागर जो भी है, महासागर की दिशा तथा आकार भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर विचलन जरूर पाया जाएगा, दिशा और आकार के कारण विचलन क्या पाया जाएगा, जरूर पाया जाएगा। तो इसलिए वहां पर शायद महासागरीय धाराएं न उत्पन्न हो। दूसरा जो कारण है जैसे कि मौसमी परिवर्तन, है ना, मौसमी परिवर्तन। अगर जिस क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, अगर मौसम परिवर्तन हर 6 महीने में मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो
जल धाराएं भी क्या कर लेती हैं, अपना क्या कर लेती हैं, अपनी दिशाएं परिवर्तन कर लेती है। जैसा कि हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर का जो उत्तरी जो भाग है उसमें क्या पाया जाएगा आपको, अस्थायी, क्या पाया जाएगी, अस्थायी जल धाराएं पाई जाएगी, अस्थायी। क्यों? क्योंकि वो भी क्या करती हैं, अपने मौसम के परिवर्तन जैसे ही हुआ तो अपनी दिशाओं में भी क्या कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ध्यान रखना, पृथ्वी का परिभ्रमण, जो घूर्णन है उत्पत्ति का जहां पे कारण बनता है, तो वहीं पर क्या बनेगा, ध्यान रखना, पृथ्वी का घूर्णन जो परिभ्रमण है वो क्या करेगा, प्रभावित भी करेगा। प्रभावित इसलिए करेगा क्योंकि गति उसको उत्पन्न तो कर दिया है और साथ में उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर देगा। जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में वो किधर मुड़ना शुरू कर देती है, दाएं तरफ, अपनी दाईं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ, तो ये उसी के कारण होता है। चौथा है तलीय आकृति, तलीय आकृति। तो समुद्र की जो महासागर है, महासागर की जो तलीय जो आकृति है, आकृतियां जो है वो भी क्या करती हैं, जो बनावट है वो भी क्या करती है, महासागरीय जल धाराओं को प्रभावित करती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये इसके हैं प्रभावित होगी। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि 3 महासागरों में कुछ इसके इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, ये कितने प्रकार की होती है ना, फिर देखेंगे हमें कौन कौन से महासागरों में है। तो प्रकार कितने हैं जल धाराओं के प्रकार, है ना, तो टाइप्स ऑफ, है ना, करंट्स, तो कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं गर्म जल धाराएं, गर्म जल धाराएं, है ना। तो ये मान लीजिए, मैं यहाँ पे मान लो आपका ये 0 डिग्री है, ये आपका इधर हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री हो गया, है ना। तो ये निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ से अगर 0 डिग्री से अगर हम इधर चलेंगे ना, इधर ध्रुवों की तरफ चलेंगे, तो क्या कहेंगे हम, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गर्म जल धाराएं हैं वो हमेशा कहां पे चलेंगी, 0 डिग्री के आसपास चलेंगी। कहां पे, 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन के पास चलेंगी, तो गर्म जल धाराएं। ये किधर चलेंगी, फिर ध्यान रखना, ये ऐसे मुड़ते हुए किधर चलेंगी, तो ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर, किधर, उच्च अक्षांशों की ओर क्या करेंगी, अक्षांशों की ओर क्या करेंगी, गति करेंगे। ठीक है, या मैं ये कहूं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेंगे। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी, किधर, ध्रुवों की ओर चलेंगी, है ना। और ये जो चलते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है उष्ण नदियां बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, उष्ण नदियां या गर्म नदियां बोला जाता है, महासागर की। ठीक है, तो हॉट करंट्स जो हैं ये। दूसरा जो है प्रकार होता है वो कौन सा होता है, वो ठंडी जल धाराएं होती हैं, है ना। कैसी, ठंडी जल धाराएं, कूल करंट्स बोला जाता है उनको। ये किधर चलती हैं, ये उच्च अक्षांशों से किधर चलती है, निम्न अक्षांशों की ओर चलती है, निम्न अक्षांशों की ओर चलती है। ठीक है, निम्न अक्षांशों की ओर। या मैं ये कहूं कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, किधर, भूमध्य रेखा की ओर चलती है। तो ये आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये ठंडी महासागर की जो ठंडी है ना, ठंडी नदियां कहलाती है। क्या कहलाती हैं, ठंडी नदियां कहलाती हैं ये। तो आगे चलिएगा, तो ये हो गई गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। अब महासागरों में जो ठंडी जो जल धाराएं होती हैं उनका एक प्रभाव जो होता है, ये जिस भी महाद्वीप के जो भागों में जिस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं उस क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाती है ये, तो इसलिए वहां पर मरुस्थल के निर्माण में अपना एक उत्तरदायी योगदान देती है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है वहां पे, ताकि हाँ इस
मरुस्थल का निर्माण करने में मेरा बहुत ज्यादा योगदान है। तो जहां जहां ठंडी जल धाराएं होती हैं, है ना, वहां पर उस क्षेत्र में मरुस्थलीय निर्माण में ये अपना योगदान देती हैं। कारक जो है उत्पन्न, जो मरुस्थल के कारकों में से एक कारक बनती है जो ठंडी जल धाराएं। और गर्म जो जल धाराएं जो होती हैं वो क्या करती है, वो महाद्वीपों के पूर्वी तटों के ऊपर से ज्यादा गुजरती है, तो इसलिए वहां पर क्या होती है, वर्षा अधिक करती है। तो इनमें ये दो बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना, ये थोड़ा डिफरेंस जरूर देख लेना। तो चलिए अब हम चलते हैं महासागरों में। जो महासागरों में जो धाराएं पाई जाती है गर्म और ठंडी, मैं आपको बता देता हूं कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसके उत्तर में इस दिशा में ऐसे चलती हैं, और फिर ऐसे कुछ ना कुछ अवरोध जरूर आएगा। इनके अवरोध क्या आएगा, जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। इनके क्या आएगा, अवरुद्ध, विरोध उत्पन्न जरूर होगा। या तो कोई महाद्वीप आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा, महाद्वीप आ जाएगा। तो फिर ये क्या करती हैं, ऐसे कोरियालिस बल के कारण ये क्या होती हैं, अपने उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ क्या होती हैं, ये दाईं तरफ ऐसे चक्कर काट के आ जाती है, एक सर्कुलेशन बनाती है। एक मतलब कि ये क्या हो गया, सर्कुलेशन। और सेम सर्कुलेशन ही यहां पर बनाएंगे, ऐसे, है ना, ऐसे चलती हुई, ठीक है, ऐसे चलती हुई ये क्या करेंगे, ऐसे चलती हुई क्या करेंगी, वापिस पुनः उसी में मिल जाएंगे। तो ये क्या होगी, ये जिस भी महासागर में चलेंगी, जिस भी महासागर में उत्पन्न होंगी या चलेंगी, तो वो ऐसा सर्कुलेशन बनाएंगी। आपको ध्यान रखना है कि महासागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो भूमध्य रेखा जो आपकी जो है ये इक्वेटर लाइन है, ये क्या है, इक्वेटर जो लाइन है, इक्वेटर लाइन के पास जो भी चल रही है ना, वो क्या रहेंगी, ये गर्म रहेंगी। जो यहाँ पर जो चलेंगी, ध्यान रखना, ऐसे उतरती हुई आएंगी, इधर से इधर आएंगी, या इधर से ऐसे आएंगी, इधर से ऐसे, तो ये क्या होंगी, ये कैसी, इधर से आने वाली कैसी होंगी, ठंडी रहेंगी, ठीक है। ये कैसी रहेंगी, ठंडी रहेंगी। और ये जो चलने वाली है ये कैसी रहेंगी, आपकी गर्म रहेंगी। ये कैसी रहेंगी, आपकी गर्म। ये दोनों की दोनों क्या से रहेंगी, यहाँ पे गर्म रहेंगी। कैसी रहेंगी, यहाँ पर दोनों की दोनों गर्म रहेंगी, है ना, गर्म रहेंगी। ये भी कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, ठीक है। ये पछुआपनों के कारण ये क्या हो जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये ठंडी हो जाती है। इधर ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये यहां तक की गर्म रहती है, ध्यान रखना, यहां तक की क्या रहती है, गर्म रहती है। आपको ध्यान रखना, इधर उत्तरी गोलार्ध में ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की तरफ आने वाली ठंडी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान रखना दक्षिण से उत्तर की तरफ आने वाली ठंडी होती है। इनका डिफरेंस ध्यान रखना, इधर इसके विपरीत मिलेगी, इधर इसके विपरीत मिलेगी एक दूसरे के, ठीक है। ये दोनों पास जो चल रही है, इन दोनों के पास ये जो होती है गर्म होती है, और इन्हीं के बीच में ध्यान रखना, इन्हीं दोनों के बीच में जो चलने वाली जो है, इनके बीच में एक बहुत भारी जल राशि का जो है, जल राशि क्या होती है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। तो वो वापिस पुनः इसके भूमध्य रेखा के बिल्कुल समानांतर चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है, विपरीत। तो ये जो है जल राशि है, ये जल राशि कहलाएगी प्रति विषुवतीय धारा कहलाएगी। जबकि ये दोनों है, ये दोनों क्या कहलाएंगी, ये उत्तर है तो उत्तरी विषुवतीय धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विषुवतीय धारा। और ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में तो ये क्या कहलाएगी, दक्षिणी विषुवतीय धारा कहलाएगी। जबकि ये विपरीत चल रही है तो इसको बोला जाएगा प्रति विषुवतीय धारा कहा जाता है। ये तीनों जो चीजें हैं, ये तीनों 1, 2 और ये 3, ये तीनों दो हर प्रत्येक महासागर में पाई जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पे पाई जाएगी, प्रत्येक महासागर में पाई जाएगी। तो ध्यान रखना इस चीज का, जहां पर दोनों उत्पन्न होंगी ये दोनों, तो वहां पर ये जरूर उत्पन्न होगी प्रति विषुवतीय धारा। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में ये दोनों पाई जाती हैं, तीनों पाई जाते हैं, ये तीनों की दोनों। तो हिंद महासागर में ये नहीं पाई जाती है उत्तरी विषुवतीय धारा।
केवल दक्षिणी विषुवतीय धारा पाई जाती है, तो प्रति विषुवतीय धारा नहीं पाई जाएगी। एक भी अगर नहीं पाई जाएगी तो ये नहीं पाई जाएगी। तो चलिए आप चलते हैं हम अगला जो हमारा कौन कौन से महासागरों में कौन कौन सी जो धाराएं हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखो आप, ये आपके सामने एक मैप जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो जो मैप है उसको अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा यहाँ पे। ये आपका जो है ये वाला, अगर मैं यहाँ पर ये बात करूं आपको, ये आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। जब इसको अगर मैं ग्लोब के रूप में लूंगा, किसके रूप में लूंगा? ग्लोब के रूप में लूंगा इसको, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, और ज्वाइंट होने के बाद में ये क्या बन जाएगा? प्रशांत महासागर बन जाएगा, है ना। तो प्रशांत महासागर की जो सबसे पहले हम जो लेंगे हम, वो कौन सा लेंगे? प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक जो ओशियन है ना, पैसिफिक जो ओशियन है उसमें ध्यान रखना, पैसिफिक ओशियन, है ना। तो इसमें कौन कौन सी चलती हैं तो ध्यान रखना। मैं आपको एक यहाँ पे लाइन डाल देता हूं। ये जो लाइन है ये आपकी है इक्वेटर लाइन है। ये कौन सी लाइन है? ये आपकी इक्वेटर लाइन है। अब जो इक्वेटर लाइन है इसके उत्तर में जो चलने वाली हैं वो उत्तरी प्रशांत महासागर की कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी? उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं कहलाएंगी। और जो दक्षिण में जो चल रही हैं वो क्या कहलाएंगी? दक्षिणी प्रशांत महासागर की। तो भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सी जो है वो उत्पन्न हो रही है? तो ध्यान रखना, वो उत्तरी विषुवतीय धारा उत्पन्न हो रही है। कौन सी? उत्तरी विषुवतीय धारा। और वो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से उत्पन्न होती है। कहां पे होती है? मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से उत्पन्न होती है। ऐसे ये जो चल रही है ये वाली। और फिर आगे चलकर जैसे ही आगे आएगी तो यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर फिलीपींस का जो द्वीप समूह है, फिलीपींस जो द्वीप समूह है, ताइवान जो है वहां पे। और फिर ये किधर चलना शुरू करेगी? कोरियालिस बल के कारण ये किधर मुड़ जाएगी? अपने उत्तर की तरफ मुड़ जाएगी, जिसको फिर धारा का नाम बोला जाएगा क्यूरोसियो धारा। को क्या बोला जाएगा? क्यूरोसियो धारा। और ध्यान रखना इसका एक भाग, थोड़ा सा जो भाग है इधर जापान के इधर से प्रवाहित होना शुरू कर देता है, और मुख्य भाग ऐसे इधर निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। और ऊपर से आ रही है कि ओयोसियो जो धारा है। कौन सा? ओयोसियो धारा है, जो ओखाटस्क सागर से चल के आती है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया ओखाटस्क जलधारा भी बोल देते हैं। लेकिन रियल में ये होती क्या है? ओयोसियो जलधारा होती है ये। और ये जो जैसे ये बिल्कुल ऐसे चलेगी, इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना शुरू करेगी, तो इसको बोला जाता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जान दिया जाता है। देखो इधर, फिर ये यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये जो अमेरिका का जो ये भाग है, यहाँ से टकराने के बाद दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक ऐसे चल जाती है और एक ऐसे आ जाती है। ठीक है, तो एक इधर चलना शुरू कर देती है, एक इधर चलना शुरू कर देती है, और एक इधर चलना शुरू कर देती है। तो ये वाली जो है ये कहलाएगी कैलिफोर्निया की धारा, है ना। जो दक्षिण से, देखो दक्षिण से किधर? भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। किधर आ रही है? भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। और एक जो है वो अलास्का वाला जो क्षेत्र है इधर, ये अलास्का वाला जो क्षेत्र है इधर चली जाती है ना, या ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ चली जाती है। तो इसी को क्या बोल दिया जाता है? फिर अलास्का की जलधारा या ब्रिटिश कोलंबिया की धारा बोल दिया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पर ये वाला अलास्का वाला जो क्षेत्र होता है, ये ध्यान रखना, ये क्या होता है? ये थोड़ा मतलब कि यहाँ पर ये कैसा होता है? ठंडा होता है, सौम्य अपने आप में बहुत ठंडा होता है, बर्फ फैला जो होता है। जबकि ये जो धारा इधर जैसे चलती है ना इधर, तो इसका तापमान इसके तापमान से क्या होता है? अधिक होता है। ये अधिक गर्म होती है जलधाराएं। तो इसलिए जैसे ही उस ठंडे इलाके में जाएंगी तो ये कहलाएंगे कि गर्म, मतलब गर्म गर्म हवा आ रही है ना, तो इसलिए अलास्का की गर्म जलधारा कहलाएगी। और जबकि कैलिफोर्निया की ठंडे से गर्म प्रदेश की तरफ आ रही है, तो उस हवा का जो तापमान है वहां पर उस तापमान कम रहेगा, जो अधिक तापमान की तरफ चलेगा,
चलेगी तो वो ठंडी जल धाराएं कहलाएगी। तो कैलिफोर्निया की कैसी जल धाराएं? ठंडी। और अलास्का की कैसी धाराएं? गर्म जल धाराएं। और फिर कैलिफोर्निया की जो जल धारा है वापिस पुनः किस में मिल जाती है? उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। फिर से एक सर्कुलेशन बन जाता है, ऐसे 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 सर्कुलेशन बन जाता है। अब इधर देखिएगा, इधर क्यूरियोसिटी जल धारा है, उसकी कुछ भाग कहां पे चला जाता है? जापान सागर में। तो जापान सागर में चला जाता है तो वहां पर जो ये कहलाता है सुसीमा धारा के नाम से। अब इसकी दिशा भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ गति कर रही है, तो जाहिर सी बात है ध्रुव की तरफ ठंड अधिक रहेगी, तो इसलिए इस धारा का तापमान क्या रहेगा? अधिक रहेगा। तो सुसीमा की धारा कैसी धारा है? एक गर्म धारा है। कैसी धारा है? गर्म धारा है। उत्तर से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि से की तरफ से, बेरिंग जल संधि की तरफ से एक या ओखाटस्क जो सागर पड़ता है, यहाँ पे कुछ हवाएं जो यहाँ पे आती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो आती है इस क्षेत्र से, है ना। तो ये जो वाला जो भाग है, ये जो वाला भाग अगर आप देखोगे तो ये रूस का कमचटका भाग है, प्रायद्वीप है। कौन सा है? कमचटका प्रायद्वीप है। तो इसके पास है ओ या सीओ जो धारा है ये आती है, ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, तो ठंडी जल धारा है ये। कैसी धारा है? ठंडी जल धारा है। और यहां पर किससे मिल जाती है? क्यूरियोसिटी जल धारा से मिलती है। किससे? क्यूरियोसिटी जल धारा से। तो जब दो विपरीत तापमान वाली जो धाराएं जब आपस में मिलेंगी तो वहां पर वातागर का निर्माण होगा, और वातागर का निर्माण होगा जहां पर, तो वहां पर प्लैंकटन का विकास होगा, जो मछलियों का मुख्य खाद्य पदार्थ है ये, ठीक है ना, मुख्य भोजन है ये। और वहां पर एक मतलब मत्स्य उत्पादन के लिए, नहीं कि मछलियों का विकास अधिक होता, हम मछली उत्पादन का केंद्र बनेगा, बैंक बन जाएगा। तो इसीलिए यहां पर मत्स्य बैंक का निर्माण होता है जापान के पास, ये पूरी तट के पास। तो चलिए आगे देखते हैं, हम इसको देखेंगे तो कौन कौन सी हैं। अगर मैं यहां पर ये देखूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि उत्तरी प्रशांत महासागर की, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं की बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपको उत्पन्न करनी है वो कौन से है? उत्तरी विषुवतीय धारा। कौन सी करनी है? उत्तरी विषुवतीय धारा, ठीक है। ये किस प्रकार की है? ये गर्म है। कैसी है ये गर्म जल धारा है। और गर्म जल धारा है तो फिर ये किधर जाती है? ध्यान रखना, गति किधर करती है ये गति ध्यान रखना हमेशा किधर करती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है, ठीक है। फिर जैसे ये आगे की तरफ चलेगी, ध्यान रखना ये फिलीपींस द्वीप के पास पहुंचेगी, है ना, तो ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होना शुरू कर देगी। फिलीपींस द्वीप के पास जाएगी तो उत्तर की ओर, है ना। और फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? चेंज। इसका नाम दूसरा ना, फिर उत्तर की तरफ जाएगी तो क्या नाम हो जाएगा? क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो धारा। और ये भी कैसी धारा है? एक गर्म जल धारा है। इसकी दिशा कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कैसी हो जाएगी? दक्षिण से उत्तर की तरफ। किधर? दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर की ओर, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर चलना शुरू कर देगी। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो ये देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर मैं एक बार फिर से इसको दिखाता हूं, है ना, प्रशांत महासागर में। तो देखिएगा क्यूरियोसिटी की जो धारा है ये इक्वेटर लाइन आई यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद में ये किधर चलेगी? ये आपकी क्या है? क्यूरियोसिटी की धारा है। ये कैसी धारा है? क्यूरियोसिटी की धारा है ये, है ना। इसका एक भाग इधर चला जाता है जापान सागर में। क्या किधर चला जाता है? जापान सागर में। ये कौन सी कहलाती है? तो ध्यान रखना ये क्या कहलाती है? सुसीमा की धारा, सुसीमा की धारा, है ना। और ये कैसी है? एक गर्म है। अगर आपसे सिंपल पूछा जाएगा सुसीमा की धारा कौन से सागर में प्रवाहित होती है, तो सागर की बात करोगे तो आप कौन सा सागर बताओगे?
जापान सागर में। कौन सा? जापान सागर में प्रवाहित होती है ये। कौन से सागर में? जापान सागर में प्रवाहित होती है ये। क्लियर हो गया? फिर ध्यान रखना उधर से इधर से ये आगे चलकर ये किसमें जो है क्यूरियोसिटी धारा में कौन सी धारा आती है मिलकर? ठंडी धारा, ओ या सीओ की धारा। कौन सी? ओ या सीओ की धारा। इधर देखिएगा, है ना। इसके बाद में तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो क्यूरियोसिटी की एक धारा मैं यहां पे लिख देता हूं। इसकी इसकी एक धारा जापान सागर में सुसीमो के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है ना। इधर से सुसीमो के नाम से, तो वो कैसी है? गर्म जलधारा है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं इधर की, जो ध्यान रखना तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं ओ या सीओ, ये जो जलधारा है ये किधर से किधर आ रही है? तो ध्यान रखना बेरिंग जल संधि से। किधर से आ रही है? बेरिंग जल संधि से आ रही है। किधर? जल संधि से आ रही है। ठीक है ना। या आप इसको बोल सकते हो कि ये जो है ये आर्कटिक महासागर से आती है। किधर से आती है? आर्कटिक महासागर से आती है। या आप बोल सकते हो कि जो कमचटका जो प्रायद्वीप है रूस का, उसके पूर्वी क्षेत्र से होकर आ रही है। किधर से? पूर्वी क्षेत्र से होकर आ रही है ना। और ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली है। तो ये कैसी है? उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होगी उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो ध्यान रखना ये कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों? ये ठंडी रहेगी। कैसी होगी? ठंडी धारा। ठीक है ना। और फिर इसी को क्या बोल दिया जाता है? देखो ये किधर से किधर चल रही है? ये ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है ना। दक्षिण की ओर। तो ये कैसी है? ये कैसी रहेगी? ये ठंडी रहेगी। दूसरी बात ठंडी धारा है। दूसरी बात ध्यान रखना ये कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी भाग से, है ना, पूर्वी भाग से होकर आती है। तीसरी बात ध्यान रखना इसी को क्यूराइल नाम ही दिया गया है ना। इसी को क्या नाम दिया गया है? और फिर आगे चलकर ये किस में मिल जाती है? ये किस में मिल जाती है? ध्यान रखना। तो आगे चलकर ये क्यूरोसीओ धारा है। क्यूरोसीओ धारा में मिलकर क्या करती है? वातागर का निर्माण करती है। क्या? किसका? वातागर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये वातागर का निर्माण करती है। समझ रहे हो इस चीज को? किसका निर्माण करती है? वातागर का निर्माण करती है। देखो मान लीजिए कोई भी, जैसे कि ये जो धारा आ रही है ना, ये धारा आ रही है ऐसे। ठीक है। ये धारा आ रही है ठंडी जल धारा। ये कैसी धारा है? ये ठंडी जल धारा है। ठीक है। और एक मैं अगर यहाँ पर ऐसे करूं, यहाँ पे ऐसे अगर मैं यहाँ पे करूं, ये आपकी जो जल धारा है तो ये कैसी है? यहाँ पे ये गर्म है ना। ये कैसी है? गर्म। और ये कैसी है? ठंडी है। ठीक है। ये कैसी है? ठंडी। जब यहाँ पर ये दोनों मिलेंगी, तो ध्यान रखना दोनों मिलेंगी तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा?
वातागर का निर्माण होगा। वातागर का निर्माण होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, प्लैंकटन का निर्माण होगा। किसका? प्लैंकटन का निर्माण होगा। अगर विकास होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पे मछली का विकास होगा, मछलियों का क्या होगा, यहाँ पर अधिक विकास होगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक मछलियों के लिए किनारा बन जाएगा, बैंक बन जाएगा। तो मत्स्य क्षेत्र के लिए ये क्या होते हैं, दोनों जब दो धाराएं मिलती है तो वहां पे मत्स्य उत्पादन अधिक हो सकता है। ठीक, ऐसा कुछ तो ध्यान रखना। ओयोसीओ की धारा और क्यूरोसियो की जब धारा दोनों में मिलती है तो अलग तापमान वाली होती है। क्यूरोसियो की गर्म जल धारा होती है, ये कैसी है, ओयोसीओ की गर्म धारा होती है, ठंडी जल धारा होती है। ठीक है, तो चलिएगा आगे देखो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगली जो धारा आती है उसका नाम है उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। अगर देखिएगा हम इधर यहाँ पे देखें तो ये यहां से जैसे इधर चलना शुरू किया ये वाली, तो इसी को बोला गया है उत्तरी प्रशांत। अब इसकी दिशा ध्यान रखना, इसकी दिशा उत्तरी जो प्रशांत प्रवाह की दिशा उत्तरी विषुवतीय प्रवाह की दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है। कैसी होती है? बिल्कुल विपरीत होती है। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो ये जो है ये देखो इधर आती है और ये पश्चिमी जो अमेरिका है उसके पश्चिमी तट के साथ क्या आती है, टकराती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो देखिएगा इधर क्यूरियोसिटी की दहाई, इसकी प्रवाह कैसी होती है, दिशा कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम ये बात करें तो ये कैसी है, ये गर्म ही धारा है क्योंकि ये ठंडे इलाकों की तरफ चल रही है, जा रही है ना। तो ये कैसी है, ये कि गर्म है। ये कैसी है? गर्म धारा है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये अगर मैं ये बात कहूं कि ये कहां पर टकराती है तो अमेरिका के, है ना, अमेरिका के पश्चिमी तट पर है ना, टकराकर दो दिशाओं में, दो दिशाओं में क्या हो जाती है, बट जाती है। ठीक है ना, दो दिशाओं में बट जाती है। ठीक है, या मैं ये कहूं कि दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। किसमें? दो शाखाओं में। थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको अच्छा लगेगा, शाखाओं, है ना। तो दो शाखाओं में क्या हो जाती है, ये डिवाइड हो जाती है। तो दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है तो कौन कौन सी, वो देखते हैं हम कौन कौन सी। तो उनमें से एक है, उनमें से एक जो है, एक शाखा का नाम है अलास्का की गर्म धारा, अलास्का गर्म धारा। ठीक है, ये किधर से किधर चलेगी, ध्यान रखना, ये किधर चलेगी, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेगी, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर। या मैं ये कहूं कि भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से किधर चलेगी, ये ध्रुवों की ओर। किधर? ध्रुवों की ओर। ठीक है, ध्रुवों की ओर चलेगी। या फिर मैं ये कहूं कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, है ना, उच्च अक्षांश की ओर चलेगी। ठीक है, किधर चलेगी? उच्च अक्षांश की ओर चलेगी। तो ये अमेरिका का जो अलास्का वाला जो क्षेत्र होता है बिल्कुल ठंडा इलाका होता है, जबकि इसका तापमान कैसा होता है, उस इलाके से ज्यादा होता है, तो इसलिए ये गर्म जल धारा बन जाती है। दूसरी जो धारा है वो देखेंगे तो दूसरी शाखा है उत्तरी प्रशांत प्रवाह की, वो कौन सी है, यहां पर देखेंगे तो दूसरी बी कौन सी हो जाएगी, यहां पे कैलिफोर्निया की धारा, है ना, कौन सी बन जाएगी, कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं जो ये धारा है ये है किधर। ठीक है,
तो ये धारा कैसी है, देखो ये इधर आ रही है, ये कैलिफोर्निया की है, ये इधर चली गई, ये अलास्का की थी, ये कैसी थी, अलास्का की थी, और ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो ये कौन सी होगी, कैलिफोर्निया की। इसी के आसपास अगर आप देखोगे तो सोनोरन है, मोजाब है ना, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पे। तो उनके कारण निर्माण में जो है ना कहीं ये क्या बनती है, कारण बनती है, इसके कारण बनती है ये, ठीक है। तो देखिएगा इधर कैलिफोर्निया की धारा ये किधर चलती है, तो ये ध्यान रखना, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है, किधर, निम्न अक्षांश की ओर चलती है ना। हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की तरफ क्या करती है, ये गति करती है। तो इसलिए ये कैसी है, ये ठंडी है, ये कैसी है, ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया का जो तट है, कैलिफोर्निया के तट क्या ध्यान रखना, कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया तट के साथ चलती है, तट के साथ साथ चलती है, ये साथ साथ, ठीक है। तो यहीं पर ध्यान अगर हम देखेंगे तो जो आपका जो सोनोरन जो है, सोनोरन मैक्सिको में और इसमें अमेरिका में जो फैला हुआ है मरुस्थल है, उसके निर्माण के लिए कहीं ना कहीं ये क्या है, उत्तरदायी है? निर्माण के लिए क्या है, ये उत्तरदायी है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या पे ये उत्तरदायी। फिर आगे चलकर ये किस में मिल जाती है, आगे चलकर ये उत्तरी विषुवतीय प्रवाह में मिल जाती है, उत्तरी विषुवतीय प्रवाह में क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये एक सर्कुलेशन बन गया है, ऐसे सर्कुलेशन बन गया है। यहाँ पे क्यूरियोसिटी की धारा है ना, इधर से ओ या सीओ की धारा आ रही है, ओ या सीओ की, ये इधर थोड़ा सा भाग चला जाता है, ये सुसीमा का हो गया था, है ना। यहाँ पे फिलीपींस और द्वीप समूह ताइवान जो है उसके पास ये यहाँ पर आकर मिल रही है, तो यहाँ पर बैंक का निर्माण हो रहा है, फिर ये वापस एक सर्कुलेशन बन जाता है, किधर चला जाता है। अब देखते हैं हम अगली जो हमारी जो है, अगला जो दक्षिणी प्रशांत महासागर की देखते हैं, कौन सा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की, ठीक है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं की बात करेंगे हम। तो मैं आपको बता देता हूं कि दक्षिणी प्रशांत की धाराओं की बात करेंगे तो ये जो है, ये वाली, ये है साउथ इक्वेटरल बोला जाता है करंट। साउथ इक्वेटरल करंट का मतलब है ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल दक्षिण में चल रही है, लेकिन दिशा वही है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। और जैसे ये इधर आती है ऐसे इधर आएगी, ये वाली जो है इधर आएगी, तो इधर आएगी तो ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ प्रवाहित होगी, किधर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, चेंज। फिर नीचे से पछुआ पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें के साथ में संपर्क में आके क्या कहलाएगी, तो ध्यान रखना, साउथ पैसिफिक प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह कहलाएगी। और फिर ये यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के ऊपर जो यहाँ पर चलेगी, यहाँ पे तो पेरू या हम्बोल्ट की धारा के नाम से कहलाएगी, और फिर ये किस में मिल जाएगी, वापस उसी में सर्कुलेशन बना लेगी एक। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से किस नाम से है। तो सबसे पहली की अगर हम बात करेंगे तो वो ध्यान रखना, वो कौन सी है, दक्षिणी विषुवतीय धारा, ठीक है। ये कैसी धारा है, पहली बात तो ये कैसी है, गर्म धारा है। ये पूर्व से किधर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, किधर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। किधर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। अब आगे देखेंगे तो ये कहाँ पे पहुंचेगी, तो ध्यान रखना, कहाँ पे, दूसरी जो धारा आएगी ये कहाँ पे पहुंच जाएगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट के ऊपर प्रवाहित होगी, तो इसका नाम दे दिया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ठीक है ना। और इसकी दिशा परिवर्तन हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, दिशा परिवर्तन हो जाती है। तो ये किधर चलेगी, ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की तरफ, किधर, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेगी। तो यानी कि ये मैं कहूं कि भूमध्य रेखा से
ध्रुव की तरफ चलेगी। अगर ध्रुव की तरफ चल जा रही है तो ध्रुव का तो तापमान वैसे कम होता है और इसका तापमान अधिक रहेगा, तो ये कैसी कहलाएगी? गर्म धारा कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? गर्म है। ये किस प्रकार की धारा है? कि गर्म जल धारा है। ठीक है, कहाँ पे चलती है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की। तो इसलिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म है, तो ये सीधी सी बात है कि यही वहां पर क्या करेगी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर क्या करेगी? वर्षा करेगी। तो इसीलिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के ऊपर वर्षा करने वाली जल धाराएं कौन सी है? तो वो जल धारा कौन सी है? कौन सी बताओगे आप? ध्यान रखना, वो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जल धारा है। ठीक है, और फिर ये क्या क्या होती है कि नीचे आती है, और नीचे आने के बाद में ये क्या करती है? किससे संपर्क में आती है? पछुआ पवनों से। ठीक है, किससे संपर्क में आती है? पछुआ, पश्चिमी पछुआ, पछुआ पवन, है ना। पवनों के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर इसकी दिशा, इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। किधर? पूर्व की ओर, की ओर होती है। ठीक है, जिसे जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के नाम से। किस नाम से? प्रशांत प्रवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिएगा इधर थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहां से ये आई इधर, और ये देखिएगा इधर इसी को बोला जाता है अंटार्कटिक जो है ना, सर्क्यूपोलर जो है ना, सर्क्यूपोलर जो है वो पछुआ पवन है, उसके संपर्क में आएगी तो इसकी गति इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो ये कैसे आई? इधर आई, है ना, इधर आई। और इधर अगर आने के पास बाद इसको क्या नाम दिया गया? इधर होने के बाद इसको साउथ प्रवाह नाम दिया गया। और साउथ प्रवाह के बाद में जाएगी तो कुछ भाग सीधा निकल जाता है और कुछ भाग किधर आता है? दक्षिण अमेरिका से टकराकर किधर चला जाता है? उत्तर की तरफ प्रवाहित होना शुरू कर देता है, यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ। तो भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित करना शुरू कर देता है, जिसको फिर क्या बोला जाता है? अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो फिर उसको क्या नाम दिया जाएगा? पेरू धारा, है ना, पेरू धारा नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? तो दक्षिणी जो प्रशांत प्रवाह है, दक्षिण प्रशांत, सॉरी, दक्षिण प्रशांत प्रवाह जो है, प्रशांत प्रवाह का कुछ कुछ भाग, कुछ भाग भूमध्य रेखा की तरफ, है ना, इधर भूमध्य रेखा भाग, भूमध्य रेखा की तरफ, रेखा की ओर प्रवाहित होता है ना, प्रवाहित। उसी को क्या नाम जाना जाता है फिर? पेरू धारा के नाम से। ठीक है, और ये कैसी है? कि ठंडी है। ये कैसी है? ठंडी धारा है, ये ठंडी धारा है। अगर मैं ये कहूं कि इसी को ध्यान रखना, सबसे पहले हम्बोल्ट ने देखा था, है ना, हम्बोल्ट ने देखा था, तो इसीलिए इसको हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे ठंडी है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है? सबसे सबसे ठंडी धारा है। ये कैसी है? सबसे ठंडी जल धारा है। ध्यान रखना, सबसे ठंडी जल धारा कौन सी है? पेरू। अब ये अगर आप यहां पर देखोगे तो ये यहां से प्रवाहित हो रही है, यहीं पर आपको मिलेगा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। अट्टाकामा मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है ये। ठीक है, क्या है ये? उत्तरदायी कारकों में से एक है ये। तो आप इसको लिखिएगा अट्टाकामा मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल, मरुस्थल के निर्माण
में सहायक है ये, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, यहां से 6 से अगर 7 वर्षों के बाद में इसका जो तापमान है क्या हो जाता है, के बाद एक बार क्या हो जाता है, एक बार तापमान बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर बढ़ जाता है तो फिर वही क्या जो होता है, यही क्या बन जाती है, अल नीनो। क्या बन जाती है, अल नीनो का रूप ले लेती है ना। तो इस जिस क्षेत्र में ये धारा चल रही है उस क्षेत्र में तो बारिश बहुत ज्यादा करेगी, लेकिन इसके विपरीत जो है, विपरीत जो भाग हैं उनमें क्या करेगी, वे विपरीत प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव डालेगी, तो वहां पर वर्षा नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अल नीनो का रूप ले लेती है कई बार ये, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और फिर ये अंत में जाकर कहां पे मिल जाती है, ध्यान रखना, फिर यही आगे चलकर दक्षिणी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। किसमें, दक्षिणी विषुवतीय, विषुवतीय धारा में मिल जाती है ये, ठीक है, मिल जाती है। तो एक सर्कुलेशन बन जाता है। तो देख लीजिएगा इधर, ये यहां से आई, यहां से क्या कहलाई, पोस्ट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहलाई, और फिर ये साउथ क्या कहलाई, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी दिशा हो जाती है, तो इसको क्या कहलाई, ध्यान रखना, तो साउथ पैसिफिक प्रवाह कहलाई। और फिर ये यहाँ पे क्या कहलाई, पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहलाई, और फिर वापस किस में चली जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। आगे देखते हैं हमें, अगर आगे देखें तो अगला जो महासागर है, अगला महासागर कौन सा आएगा हमारा, वो कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि जिस भी महासागर में हो तो उसमें उत्तरी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो प्रवाहित होने वाली जो है, तो है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, जो भूमध्य रेखा के पास जो प्रवाहित होने वाली है उत्तर में, तो वो कौन सी है, उत्तरी विषुवतीय, विषुवतीय धारा। क्या है, विषुवतीय धारा है। कौन सी है, उत्तरी विषुवतीय धारा। ये किस प्रकार की धारा है, तो ये कैसी है, गर्म है, और इनकी दिशा कैसी होती है, इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अगर हम ये देखेंगे तो ये सन्मार्गी पवनों के प्रभाव से चलती हैं, ठीक है। ये कहां से कहां चलती हैं, तो ये देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, ये कहां से चलती है, ये यहां से चलती है, यहां से अफ्रीका के पश्चिमी जो तट है वहां से चलती है, और यहां पर आपको मिलेगा कैरेबियन द्वीप समूह। क्या मिलेगा, कैरेबियन द्वीप समूह मिलेगा, ठीक है। यानी कि अमेरिका, जो मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका का जो पूर्वी तट कहलाता है, क्या कहलाता है, मध्य अमेरिका का पूर्वी तट कहलाता है। और इसके कारण जो है, ध्यान रखना, दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। कितने शाखाओं में, दो शाखाओं में। क्लियर हो गया इतनी बात, कितने शाखाओं में डिवाइड हो जाती है ये, दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये कैरेबियन जो है, कैरेबियन के ऊपर चलती है आगे, ठीक है। फिर ये आगे चलकर गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। गल्फ स्ट्रीम से आगे चलकर अगर आप यह देखोगे तो यहां पर ये क्या कहलाएगी, नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह कहलाएगी ये, ठीक है। और इसका कुछ भाग इधर चला जाता है और कुछ भाग इधर आ जाता है। तो नीचे की तरफ आने वाला क्या कहलाएगा, कनारी प्रवाह धारा, और उत्तर की तरफ चलने वाला क्या कहलाएगा, नॉर्वेजियन धारा। नॉर्वे के तट के पास चल रही है तो नॉर्वेजियन धारा। इधर से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आ रही है लेब्राडोर की धारा। कौन सी, लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा है। और ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, पूर्वी ग्रीनलैंड जल धारा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, पूर्वी ग्रीनलैंड की जल धारा के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात। तो अब देखो इधर, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इधर इसको थोड़ा सा समझने की बात है यहाँ पे। इधर देखिएगा, इधर
कौन सा, ये अगर हम देखें यहाँ पे तो ये ऐसे इस धारा, ये ऐसे है ना, तो इसके कुछ जो भाग है यहाँ पे चला जाएगा, ये कैरेबियन सागर है, क्या है, कैरेबियन सागर है। और ये भाग कुछ चला जाएगा किधर, ये भाग कौन सा चला जाएगा, इधर एंडीलीज का भाग चला जाएगा, कौन सा, एंडीलीज का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैरेबियन के पूरी भाग में चला जाता है, तो ये कुछ दूरी तक जो चलता है तो ये कहलाता है एंटीलीज की धारा कहलाती है, क्या, किस नाम से, एंटीलीज की धारा। और ये कैरेबियन सागर में प्रवाहित होती है कुछ भाग, तो वो कहलाता है कैरेबियन जल धारा के नाम से। और फिर ये आगे कहां पे चली जाती है, ये आगे चली जाती है, ध्यान रखना, मैक्सिको की खाड़ी में, कहां पे चली जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये जो ये वाली जो धारा है, ये धारा यहां पे आ रही है, ये वाली भाग, ठीक है, ये कैरेबियन सागर में चलता है कि, और कुछ भाग इधर ये चला जाता है, ऐसे ऐसे ये वाला, ये दक्षिणी जो विषुवतीय रेखा है, विषुवतीय धारा है, उसका कुछ भाग उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाता है, और फिर उसका कुछ भाग कैरेबियन सागर में चलता है, तो कैरेबियन जल धारा कहलाती है, और फिर वही मैक्सिको की खाड़ी में पहुंच जाता है, ठीक है। और उसका कुछ भाग उत्तरी विषुवतीय धारा का जो भाग है वो कैरेबियन द्वीप समूह है, ये कैरेबियन द्वीप समूह है, इसके पूर्वी भाग में बहने के कारण एंटीलीज की जल धारा कहलाती है, इसकी एंटीलीज की जल धारा कहलाती है, ठीक है। और फिर ये जो है, ये जो भाग है फ्लोरिडा के पास चलता है, तो इसको बोला जाता है फ्लोरिडा की गर्म जल धारा, क्या, फ्लोरिडा की गर्म जल धारा। और जब ये जो मैक्सिको की खाड़ी से जैसे ये खुले महासागर में आती है, तो एंटीलीज की जलधारा और फ्लोरिडा की जो जलधारा है, ये दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहलाती है, क्या कहलाती है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहलाती है। और फिर आगे चलकर ये गल्फ स्ट्रीम ही इसकी दिशा पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ हो जाती है, तो इसको बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे ये जो उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है, यही यूरोप महाद्वीप से टकराकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक उत्तरी की तरफ चली जाती है और एक नीचे की तरफ। जो नीचे की तरफ जो आ रही है उसको बोलते हैं कनारी की धारा, और उत्तर की तरफ जा रही है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्वेजियन जल धारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हैं, वो देख लीजिएगा। यही जो भाग है इसमें कौन कौन सी मिलेंगी आपको ध्यान रखना, एक आपको मिलेगी एंटीलीज की धारा, एंटीलीज की धारा, जल धारा, जो कि कैसी है कि ध्यान रखना, गर्म जल धारा है। दूसरी आपको कौन सी मिलेगी ध्यान रखना, तो कैरेबियन जल धारा, कैरेबियन जल धारा। और ये जल धारा कैसी है, ये भी कैसी है, गर्म है, और ये कहां पे पहुंच जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में, किसमें, मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और यही फिर चौथी जो आपको मिलेगी फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा क्यों, क्योंकि ये फ्लोरिडा की जो धारा है, फ्लोरिडा जो राज्य है उसके पास प्रवाहित होती है, तो ये ध्यान रखना किस नाम से जानी जाती है, फ्लोरिडा की। अब ये जो धारा आप ये बोल सकते हो कि ये जो तीनों जो धाराएं हैं, ये धाराएं हैं, ध्यान रखना, ये धाराएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, गल्फ स्ट्रीम धारा का निर्माण करती है, ठीक है। तो पांचवी जो आएगी वो कौन सी आएगी, गल्फ स्ट्रीम धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। ध्यान रखना, मैक्सिको की खाड़ी से निकलने के बाद, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, खाड़ी से निकलने के बाद इनका नाम गल्फ स्ट्रीम पड़ता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान रखना, चौड़ाई में ध्यान रखना, ये इसका प्रवाह जो है बहुत अधिक चौड़ा है, ठीक है। जितनी भी जल धाराएं उनमें से क्या है, सबसे ज्यादा चौड़ा प्रवाह वाली है।
दूसरी बात ध्यान रखना, तेज, विश्व की में सबसे तेज प्रवाह वाली जलधारा है ये, वाली जलधारा है। कई बार इसी को बोल दिया जाता है यूरोप का कंबल भी बोल दिया जाता है, यूरोप का कंबल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही धारा है, यही धारा आगे चलकर यूरोप में जाती है तो वहां का तापमान जो निम्न होता है तो उसको उच्च कर देती है ना। तो ठंडी के समय होता है तो उसमें थोड़ा आरामदायक देती है, तो कंबल का काम करती है। ठीक है, तो इसलिए इसी को बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये न्यू फाउंडलैंड है। अगला जो धारा है वो कौन सी आएगी? अगली जो धारा है वो देखेंगे तो वो कौन सी आएगी? अगली जो जलधारा है वो देखना, लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा। ठीक है ना, लेब्राडोर की धारा। ये किधर से आ रही है? ये ध्रुव से किधर की तरफ आ रही है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है ना, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। तो ध्यान रखना इस चीज का। अगर हम देखेंगे तो ये बेफिन की खाड़ी से आती है, बेफिन की खाड़ी से। ठीक है, कैसी है ये? ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है तो कैसी होगी? ठंडी होगी। और न्यूफाउंडलैंड के पास, न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है, गल्फ स्ट्रीम में मिलकर, है ना, में मिलकर वातागर का निर्माण करती है ना। और एक ग्रांड बैंक का निर्माण करती है, यानी कि ये मत्स्य क्षेत्र है। कैसा है? मत्स्य बैंक भी बोल दिया जाता है। ये कनाडा के पास पड़ता है। ये कहाँ पे? कनाडा के पास पड़ता है, न्यूफाउंडलैंड। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगली जो है वो पूर्वी ग्रीनलैंड है। कौन सी है? पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। ठीक है, ये कैसी धारा है? तो ये कैसी धारा है? ध्यान रखना, ये ठंडी धारा है। कैसी है? ठंडी धारा है। अगर आप याद देखोगे तो ये देखिएगा इधर। ठीक है, ये देखोगे तो ये जो धारा आ रही है, ये धारा आ रही है, ये कैसी है? ये आपका ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से आ रही है। पश्चिमी भाग से कौन सी आ रही है? लेब्राडोर की आ रही है। ये धारा आ रही है और ये इसमें मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद में है पूर्वी, सॉरी, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये गल्फ स्ट्रीम का ही रूप है। ये किसका रूप है? गल्फ स्ट्रीम का ही रूप है। ये कैसा है? का ही रूप है ये। ठीक है, इसकी दिशा चेंज हो जाती है, बस इतना है। दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। आगे देखेंगे तो ये दो भागों में, दो शाखा में डिवाइड हो जाएगी। दो शाखाओं में, कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में डिवाइड हो जाएगी। दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो वो दो शाखाएं कौन सी है वो देखते हैं हम। जिनमें से एक शाखा है, एक शाखा का नाम है जो उत्तर की तरफ चली जाती है, वो कौन सी है? नॉर्वेजियन धारा, नॉर्वेजियन धारा। तो ये उत्तर की तरफ जा रही है, ध्रुवों की तरफ जा रही है। तो ये कैसी धारा है? ये कैसी रहेगी? ठंडी धारा है। ठीक है, ठंडी, सॉरी, ये गर्म धारा है। ये कैसी धारा है? ये गर्म धारा है। ठीक है, ये कैसी धारा है? गर्म धारा है ये। ठीक है, कैसी धारा कहलाएगी ये? तो ये ध्यान रखना, ये गर्म धारा कहलाएगी क्योंकि ठंडे इलाकों की तरफ जा रही है ना।
और ये नॉर्वे की तरफ चली जाती है, पूरे नॉर्वे की तरफ। दूसरी जो है इसकी शाखा है, बी वाली जो शाखा है नीचे की तरफ आती है, जिसको बोला जाता है कनारी की धारा। कौन सी? कनारी धारा। और ये कैसी धारा है? ये ठंडी धारा है। कहां पे प्रवाहित होती है? पश्चिमी अफ्रीका तट पर, अफ्रीका तट पर। और ये ध्यान रखना, पश्चिमी अफ्रीका तट पर देखेंगे तो सहारा, सहारा मरुस्थल के निर्माण में क्या है ये? निर्माण में सहायक होती है ये, ठीक है। निर्माण में क्या होती है ये? सहायक होती है कनारी की धारा। तो फिर ये कनारी की धारा ये पुनः किस में आकर मिल जाती है? उत्तरीय जो विषुवतीय धारा है उसमें आकर क्या हो जाती है? फिर से मिल जाती है। तो इस तरीके से कि ये चक्कर बन जाता है, ये चक्कर बन जाता है, ऐसे ऐसे क्या बन जाता है? ये सर्कुलेशन बन जाता है। तो इसको ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जहां जहां पर ये धारा जहां पर पहुंचेगी फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा की धारा बोल दिया जाएगा। कैरेबियन सागर में ध्यान रखना, ये इक्वेटर लाइन की ये जो धारा है ये पहुंच जाती है इसमें, और इधर से ये जो उत्तरी जो है इसकी भी भाग मिल जाता है। तो एक भाग इधर जाएगा तो एंटीलीज की धारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटीलीज की धारा कहलाएगा, जो कि कैसी धारा है? गर्म धारा है ना। कैसी धारा है? गर्म धारा है। तो आगे चलिएगा, अब देखते हैं हम कौन सा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। कौन सी? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं उनमें से देखते हैं। तो देख लेते हैं यहां पर एक बार, है ना। यहां पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिएगा एक बार, ये है, ये साउथ इक्वेटर लाइन है। कुछ भाग इधर चला गया, जिसको हमने पढ़ा कि कैरेबियन सागर में चला जाता है, तो कैरेबियन धारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ भाग यहाँ पे जो ये दक्षिण अमेरिका की इसी तरीके की आकृति होने के कारण इसका प्रवाह जो है वो किधर हो जाता है? दक्षिण की ओर, और ब्राजील के तट के साथ साथ प्रवाहित होती है। किसके साथ साथ? ब्राजील के तट के साथ साथ प्रवाहित होती है। और जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि फोकलैंड द्वीप है, तो यहां से एक धारा ये ऐसे आती है, तो उसको बोला जाता है फोकलैंड की धारा, जो ठंडी जल धारा है, और ब्राजील की धारा से मिलकर एक वातागर का निर्माण करती है। और फिर ये संपर्क में आती है, ये ब्राजील की धारा ये पछुआ पवनों से संपर्क में आती है, तो इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। तो इसलिए फिर इसको क्या बोल दिया जाता है? साउथ अटलांटिक की धारा बोल दिया जाता है, ठीक है, या साउथ अटलांटिक प्रवाह नाम से जाना जाता है। आगे चलकर ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से टकराकर किधर चलती है? उत्तर की तरफ। तो इसको बोला जाता है बेगुला की धारा के नाम से जाना जाता है। और फिर ये जो है ये किधर जाती है? इधर, इस वापिस इसमें मिल जाती है ना। वापिस किसमें होती है? इसमें मिल जाती है दक्षिणी विषुवतीय धारा में। एक प्रकार से ये सर्कुलेशन बन जाता है धाराओं का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है इसमें। तो सबसे पहले कौन सी है? दक्षिणी विषुवतीय धारा। विषुवतीय धारा की बात करेंगे तो यहां पर देखोगे तो कहां से? अफ्रीका जो है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से पर इसका उत्पत्ति होती है, ऐसे यहां से। तो ध्यान रखना, इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो पश्चिमी अफ्रीका तट से, अफ्रीका तट से उत्पन्न होती है। दिशा की बात करेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर। कैसी धारा है ये? गर्म धारा है। कैसी है? गर्म धारा है। इसके बाद दूसरी देखेंगे तो ब्राजील की धारा है। ब्राजील की धारा,
ठीक है। तो ब्राजील की जो धारा है, ये ब्राजील को, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के साथ प्रवाहित होती है। ठीक है, तो पूर्वी तट के साथ प्रवाहित होती है, और ये यही धारा है, दक्षिणी विषुवतीय धारा ही है, जो जिसकी दिशा किधर हो जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाती है, यानी कि ध्रुव की तरफ। तो कैसी धारा है? एक प्रकार से ये गर्म धारा है। कैसी धारा है? ये गर्म धारा है। तो इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, इस धारा का उच्च तापमान भी पाया जाता है, तो साथ में ध्यान रखना इसमें उच्च लवणता भी पाई जाती है, उच्च लवणता भी पाई जाती है, ध्यान रखना। विश्व की सबसे गर्म जल धारा कौन सी है? ब्राजील की धारा है ना। जाओगे तो जल जाओगे, ऐसा भी बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर है, या अटलांटिक महासागर है, उसका क्षेत्रफल कम है, तो इसलिए क्षेत्रफल कम होने के कारण पानी की मात्रा कम है प्रशांत महासागर की अपेक्षा, तो वो अधिक गर्म है ना, तो अधिक गर्म है। दूसरा, जल कम है, तो इसलिए लवणता भी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये धारा है, ये कैसी है? उच्च लवणता वाली बन जाती है और उच्च तापमान वाली बन जाती है। तीसरी जो धारा की अगर मैं बात करूं, तो फोकलैंड की धारा है ना, फोकलैंड धारा। ये जो धारा है, ये कैसी धारा है? ये ध्यान रखना, ये ठंडी धारा है, ठंडी धारा है ये। ठीक है, ठंडी। और ये ब्राजील की धारा के साथ मिलकर क्या करती है? ब्राजील की धारा के साथ मिलकर क्या करती है? वातागर का निर्माण करती है। ठीक है, वातागर का। ठीक है, और वातागर बनेगा, वहां पे प्लैंकटन का विकास होगा। प्लैंकटन का विकास होगा, वो किस लिए काम आता है? ध्यान रखना, मछलियों का मुख्य खाद्य पदार्थ है, तो मछलियां ज्यादा होंगी, तो ध्यान रखना इसका। आगे देखते हैं अगले। फिर ये ब्राजील की धारा है, ये ध्यान रखना, ब्राजील की धारा की दिशा किधर हो जाती है? तो ध्यान रखना, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के रूप में हो जाता है। तो इसकी दिशा किधर हो जाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक है, अगली है इसके बाद में बेगुला की धारा। बेगुला की धारा। अब अगर आप यहां पे देखोगे, तो ये जो है, ये वाली जो है आपके पास है, ये बेगुला की धारा है। कौन सी है? ये चल रही है ना, ये बेगुला की धारा है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग पे। यहीं पर आप देखोगे कालाहारी मरुस्थल है, नामीब, अगर यहां पर देखोगे नामीब है ना, मरुस्थल है। तो ये इन दोनों मरुस्थलों के निर्माण में योगदान किसका है? इस बेगुला की धारा। क्यों? क्योंकि ठंडी जल धाराएं कभी क्या नहीं कर पाती हैं? वर्षा नहीं कर पाती है, इसीलिए ये एरिया क्या रह जाता है? सूखाग्रस्त, जो एक मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारण है। ठीक है, तो ये कैसी जल धारा है? ठंडी जल धारा है। कैसी है? ठंडी जल धारा है। ठीक है ना। और ध्यान रखना, कालाहारी व नामीब मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। नामीब मरुस्थल के निर्माण में उत्तरदायी। ठीक है, और फिर आगे चलकर ये किस में मिल जाती है? साउथ इक्वेटोरियल करंट में जाकर मिल जाती है, फिर एक सर्कुलेशन बन जाता है। अब देखते हैं अगला जो हमारा अगला जो है महासागर है, वो कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा है ये? हिंद महासागर। ये आपका है हिंद महासागर। ये आपकी कौन सी है? जीरो लाइन है, इक्वेटर लाइन है। इसके उत्तर में जो आपको मिलेगा, ध्यान रखना, ये आप पर क्या मिलेगा? मौसमी परिवर्तन होता है। मैंने बताया था ना कि जो महासागरीय जल धाराएं चलती हैं, तो उसके जो को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक था मौसमी परिवर्तन। और मौसमी परिवर्तन के कारण जो जल धाराएं, जैसे मौसम परिवर्तन हुआ, तो वो अपनी दिशा में क्या कर लेती है? परिवर्तन कर लेती हैं।
तो हिंद महासागर, केवल हिंद महासागर में अगर मौसम परिवर्तन के कारण जल धाराएं अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती हैं तो ऐसी जल धाराएं क्या कहलाती है? अस्थायी जल धाराएं कहलाती हैं। इसीलिए हिंद महासागर में ही अस्थायी जल धाराएं पाई जाती हैं, अन्यथा किसी भी महासागर में नहीं पाई जाती हैं। तो अगर हम देखें तो इधर की बात करेंगे तो ध्यान रखना हिंद महासागर, ठीक है ना, हिंद महासागर में ही अस्थायी जल धाराएं पाई जाती हैं, ठीक है ना, पाई जाती हैं जो मौसम परिवर्तन के कारण अपनी दिशा क्या कर लेती हैं? अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं इसमें अगर देखेंगे तो पहली जो है वो कौन सी है? उत्तरी पूर्वी मानसून धारा, ठीक है। ये कहां से कहां चलती है? तो ध्यान रखना ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है, तो इसलिए ये क्या नहीं कर पाएंगी? वर्षा नहीं कर पाती, ठीक है। दूसरी है वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, ठीक है। ये जो धारा है ये किधर चलती है? ध्यान रखना ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। किधर चलती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। इसलिए ये क्या कर पाती हैं? वर्षा करती हैं, और यही भारत में वर्षा ऋतु लाने में सहायक है, मानसून लाने में सहायक है। तो ये दो धाराएं पाई जाती है उत्तरी हिंद महासागर में। जैसे कि देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये है ये वाला, इसमें केवल और केवल उत्तरी हिंद महासागर में दो है। इधर से इधर चलेंगी वो क्या कहलाएंगी? उत्तर पूर्वी। इधर से अगर इधर चलेंगी तो वो क्या कहलाएंगी? पश्चिमी। ध्यान रखना दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या कहलाएंगी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा के नाम से। और ये ही अस्थायी है, एक ही हवा है। जैसे मौसम परिवर्तन हुआ इनकी दिशा परिवर्तन होगी, जो अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं दक्षिणी हिंद महासागर की, है ना, दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं देखते हैं। दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं, दक्षिण हिंद महासागर की में एक पाई जाएगी, आपको ध्यान रखना, साउथ इक्वेटर लाइन जो द करंट है वो। और फिर वो कहां पर आएगी? आगे की तरफ इधर अगर हम देखेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे ये मेडागास्कर है, और मेडागास्कर द्वीप से टकराकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक इधर चलना शुरू करती है और एक इधर। तो इधर वाली कहलाती है पूर्वी मेडागास्कर, और इधर वाली कहलाती है मोजाम्बिक धारा के नाम से। आगे चलकर जैसे मेडागास्कर को पार करती हैं, ये दोनों पार करने के बाद एक हो जाती हैं, और फिर ये किस नाम से जाने जाती हैं? अगुलहास के नाम से, अगुलहास धारा के नाम से जानी जाती है। और फिर अगुलहास जो धारा है वो पछुआ पवनों के संपर्क में आती है, और उसकी दिशा किधर हो जाती है? इस दिशा में हो जाती है। तो इसको बोला जाता है पश्चिमी पछुआ प्रवाह या पवन। और फिर आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के साथ प्रवाहित होती हैं, और फिर ये क्या करती हैं? ठंडी होती है। ये कैसी होती है? ठंडी। तो इनको बोला जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। और ये वर्षा नहीं कर पाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो मरुस्थल है उसके निर्माण में क्या करती है? अपना योगदान देती है। फिर आगे चलकर वापस पुनः उसमें मिल जाती है साउथ या दक्षिणी विषुवतीय धारा में।
तो चलिए देखते हैं, पहली जो है इसमें है वो आएगी, वो कौन सी आएगी, दक्षिणी विषुवतीय विषुवतीय धारा। ये कैसी धारा है, गर्म जल धारा है। ठीक है, दिशा कौन सी है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। कैसी है, 10 पूर्व से पश्चिम की ओर। दूसरी जो है वो देखेंगे तो फिर ये कौन सी कहलाएगी, एक कहलाएगी, ध्यान रखना, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक धारा। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। एक तीसरी कहलाएगी पूर्वी मेडागास्कर, पूर्वी मेडागास्कर। ठीक है, ये दोनों की बात करें तो ये भी गर्म है और ये भी क्या है, गर्म है। ठीक है, दूसरी बात, दक्षिणी विषुवतीय धारा जो है, दक्षिणी विषुवतीय जो धारा है, ध्यान रखना, दक्षिणी विषुवतीय धारा का ही भाग है, का ही भाग, का भाग ही है ये। ठीक है, तो ये किधर प्रवाहित होती है, ये मेडागास्कर, मेडागास्कर द्वीप के पूर्व में, के पूर्व में प्रवाहित होती है, में प्रवाहित होती है। इसलिए इसका नाम क्या नाम रख दिया, पूर्वी मेडागास्कर। और ये किधर होती है, मेडागास्कर के द्वीप के पश्चिम में, ये पश्चिम में प्रवाहित होती है। मान लीजिए ये आपका मेडागास्कर है, इधर से हवाई तो ये होगी इधर, एक इधर होगी, ये क्या कहलाई, पूर्वी मेडागास्कर नाम रख दिया। और इसका क्या नाम रख दिया, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक क्यों रख दिया, क्योंकि इधर जो देश है उसका नाम क्या है, मोजाम्बिक जो देश है उसके पूर्व में प्रवाहित होती है, लेकिन मेडागास्कर द्वीप के पश्चिम में प्रवाहित होती है। या मैं ये बोलूं कि ये मोजाम्बिक चैनल से होकर गुजरती है, तो इसलिए इसका क्या नाम रख दिया, मोजाम्बिक जलधारा नाम रख दिया। दोनों की दोनों कैसी हैं, ये गर्म है। और फिर आगे चलकर ये दोनों ही क्या हो जाती हैं, ध्यान रखना, आगे चलकर ये दोनों ही क्या कहलाती हैं, मिल जाती हैं मेडागास्कर को पार करने के बाद। ठीक है, तो आगे देखेगा 4 नंबर का अगर हम देखेंगे तो अगुलहास धारा। ठीक है, दोनों ऊपरी जलधाराएं मेडागास्कर द्वीप को पार करके, है ना, पार करके अगुलहास नाम से संयुक्त रूप में प्रवाहित होती है, संयुक्त रूप में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, और ये कैसी जलधारा है, ये अगुलहास की गर्म जलधारा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यही अगुलहास की धारा है, अगुलहास की जो जलधारा है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अगुलहास धारा पछुआ पवनों से प्रभावित होकर पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर, पूर्व की ओर गति करती हैं, पूर्व की ओर गति। ठीक है, तो इसको फिर बोला गया है, इसको क्या बोला गया है, दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, दक्षिणी हिंद प्रवाह या पछुआपन प्रवाह के नाम से भी जान दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यही जो धारा है पूर्व की ओर गति करती है, तो क्या बोलते हैं, पश्चिमी पछुआ पवन। तो ये कहां पे चलती है, तो ये दक्षिणी हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में चलती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का।
अगली जो जलधारा है वो देखिएगा कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। ये देखोगे आप इधर, अगर आप इधर देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाली जो जलधारा है ये कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पश्चिमी। तो ये कैसी धारा है, ध्यान रखना, एक ठंडी धारा है। कैसी है, ठंडी धारा है ये। दूसरी बात ध्यान रखना, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के निर्माण में सहायक है, के निर्माण में क्या है, ये सहायक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, मान लीजिए आपके पास ये वाला आपका जो है, ये वाला जो भाग है ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इधर जो चलेगी, इधर चलेगी वो ठंडी चलती है पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो चलती है वो गर्म चलती है, ध्यान रखना। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहलाएगी, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया करंट कहलाएगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये यहां पर क्या होगी, ये आपकी वर्षा करेगी, जबकि ये क्या करेगी, वर्षा नहीं करेगी, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में वर्षा इधर अधिक होती है, इधर से फिर कम 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 होती चली जाती है, ठीक है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया फिर ये आगे चलकर किस में मिल जाती है, यही आगे चलकर दक्षिणी विषुवतीय धारा में मिल जाती है और एक सर्कुलेशन का निर्माण करती है, ऐसे यहां पे ये आगे हो गया, ऐसे ऐसे ये। तो इस तरह से अगर हम देखा तो बहुत सी जो धारा है जो गर्म है, गर्म वाली कौन सी होंगी, जो भूमध्य रेखा की तरह से ध्रुवों की तरफ जाएंगी वो गर्म कहलाएंगी, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगी वो कैसी कहलाएंगी, ठंडी जल धारा आएंगी। तो आज की जो हमारी जो क्लास है महासागरीय धाराओं से संबंधित है। अगर आपको कुछ अगर सुझाव देना हो तो कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।